हेलो एवरीवन, मैं हूं अनिल पाटीदार। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्या समझने वाले हैं। आज मैं आपसे बात करूंगा 8वीं क्लास के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सब्जेक्ट हमारा है नागरिक शास्त्र, जिसमें हम लोग बात कर रहे थे हमारे अध्याय नंबर 5 की, जिसका नाम है न्यायपालिका। न्यायपालिका के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक्स हमने पढ़ लिए हैं कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता क्या होती है, न्यायपालिका की भूमिका क्या होती है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। भारत में जो न्यायपालिका जो बनाई गई ना, किस तरह से बनाई गई, कैसी संरचना है। हमने पिछले वीडियो में जब समझा था, पहले वाले वीडियो में जब हम लोग बात कर रहे थे तो हम सरकार की बात कर रहे थे, सरकार की संरचना कैसी। तो हमने 3 स्तरीय संरचना की बात की थी। मैंने बोला था कि एक केंद्र पर केंद्र सरकार, राज्य पर राज्य सरकार, फिर स्थानीय पंचायत की बात करी थी। 3 स्तरों पर सरकारी व्यवस्था मैंने आपको समझाया था। वैसे ही, लेकिन वहाँ पर तीनों अलग अलग थे, डिफरेंस थे एक दूसरे से। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जुड़े हुए रहते हैं। तो संरचना कैसी है, अंतर क्या है, वो समझते हैं। तो यहाँ पर भी आपको लगभग 3 स्तरीय संरचना तो मिलेगी ही, 3 अलग अलग स्तरों पर। तो हमारे अदालतें जो है वो 3 स्तर पर होती हैं। पहला सबसे ऊपरी स्तर पर जो होती है उसको हम लोग बोलते हैं सर्वोच्च न्यायालय। और ये कहाँ होती है, ये केंद्रीय स्तर पर होती है, केंद्र पर होती है, पूरे देश की एक ही होती है केंद्र स्तर पर। इसका नाम क्या है, सर्वोच्च न्यायालय। इसका एक और नाम है, इसके नाम भी ध्यान रखना दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय भी किसको बोलते हैं, न्यायालय, ये भी इसी को बोलेंगे। किसको बोलेंगे, आपके सर्वोच्च न्यायालय को बोलेंगे। साथ ही साथ इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं हम लोग शीर्षस्थ न्यायालय या अपेक्स कोर्ट भी बोलते हैं इसको, अपेक्स न्यायालय, शीर्षस्थ न्यायालय। एपेक्स कोर्ट का मतलब होता है जो सबसे शीर्ष पर हो, सबसे ऊपर हो। तो सबसे ऊपर कौन है, यही है अपेक्स न्यायालय। ये भी समझ में आ गया होगा आपको, 2 इसके नाम। दूसरा जो स्तर है उसको बोलते हैं हम लोग उच्च न्यायालय। उच्च न्यायालय को हाई कोर्ट भी कहते हैं इंग्लिश में। और ये उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होती है, प्रत्येक राज्य में होती है दोस्तों। मैक्सिमम राज्यों में तो है राज्य के स्तर पर। राज्य स्तरीय न्यायालय होती है, राज्यों के स्तर पर भी ये न्यायालय होती है। बात समझ में आ गई आपको। तो हर एक राज्य के लिए अलग अलग उच्च न्यायालय होगी। जैसे अगर आप मध्य प्रदेश में हो तो मध्य प्रदेश में आपको हाई कोर्ट मिलेगी मध्य प्रदेश के जबलपुर में, है ना। जैसे ही आप जाओगे भाई राजस्थान में, तो राजस्थान की अपनी हाई कोर्ट है। जैसे आप जाओगे गुजरात में तो गुजरात की अपनी हाई कोर्ट है। उसके अलावा मुंबई जाओगे तो क्षमा करें, आप महाराष्ट्र जाओगे तो वहाँ पर मुंबई हाई कोर्ट मिलेगी। आप तमिलनाडु जाओगे तो आपको मद्रास हाई कोर्ट मिलेगी। लगभग सभी राज्यों की अपनी एक एक स्वतंत्र हाई कोर्ट है। कुछ कुछ जगह पर जॉइंट वाली भी है, साझा भी है, उसकी भी हम लोग चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल समझने की जरूरत इतनी है कि राज्य स्तर पर सबसे ऊंची जो होती है, राज्य पर सबसे ऊपरी जो न्यायालय होती है उसको बोलते हैं उच्च न्यायालय। तो किसी राज्य की शीर्ष वाली न्यायालय कौन सी होती है, हाई कोर्ट को बोलते हैं। अब जो सबसे नीचे न्यायालय जो होती है उसको बोलते हैं अधीनस्थ न्यायालय। इसका नाम होता है निचली न्यायालय भी बोलते हैं, निचली न्यायालय है। और ये होती है दोस्तों जिला स्तर पर, जिला स्तर पर भी होती है और उसके नीचे भी तहसील लेवल पर भी होती है दोस्तों। लेकिन हम लोग जिला तक की बात करेंगे, जिला स्तर, क्योंकि जिले इतने सारे होते हैं एक एक राज्यों में। तो जिला स्तर पर हर जिले पे जिला न्यायालय होती है, कितनी सारी होगी। उससे जो ऊपर एक है, पिरामिड कैसा बन रहा है, ऊपर तो एक ही, जैसे नीचे जगह राज्य ज़्यादा है, फिर जिले और ज़्यादा है। तो इतनी सारी न्याय व्यवस्था है, तो कितनी जटिल, हालांकि देखने में लग रहा है, लेकिन इतनी व्यवस्थित बनाया गया इसको कि आप देश की किसी भी जिला न्यायालय से सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच सकते हो। तरीका क्या है वो मैं बताऊंगा अभी आगे चल करके। हम अपील करेंगे तो वो अपील समझेंगे ना, तब समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ तो आपको समझ में आ गया कि अलग अलग 3 स्तरों पर हमारे देश में न्यायिक व्यवस्था बनाई गई है। लेकिन सबसे ऊपर कौन है, सर्वोच्च न्यायालय, जो सबसे पावरफुल भी है। अब क्यों है वो भी समझते आगे। सर्वोच्च न्यायालय जो है वो तो एक होगी आपकी, कहाँ पर, दिल्ली में हो गई, ठीक है, दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय। इस तरह को थोड़ा सा और अच्छे से समझ लेते हैं। अब एक एक राज्य में अलग अलग उच्च न्यायालय है, उच्च न्यायालय ऐसी टोटल हमारे देश में 25 उच्च न्यायालय है, 25 हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट तो एक ही, लेकिन हाई कोर्ट टोटल 25 है। अब आप बोलोगे सर राज्य 28 है, 25 कैसे है। इसका मतलब साफ है ना, कुछ राज्यों के लिए जोड़ी, मतलब 2 या 2 से ज़्यादा राज्यों के लिए एक भी हो सकती है, सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ राज्यों के लिए साझा भी है। तो 25 तो हमारे पास है, जिसकी बात भी हम लोग करेंगे। उच्च न्यायालय के अंतर्गत किसी उच्च न्यायालय कहाँ होती है, किसी राज्य में होती है।
और राज्य के अंतर्गत, इसके अंतर्गत अलग अलग जिलों में अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। तो बहुत सारे हो सकते हैं अधीनस्थ न्यायालय। जैसे मध्य प्रदेश में 51-52 जिले हो गए, तो 52 न्यायालय हो जाएगी ना, 52 जिला अदालत हो जाएगी अलग 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 जितनी भी होगी। तो कम से कम एक जिले में एक भी माने तो 52 तो हो जाएगी। अब मैंने यहाँ पर 2 लगाया है, एक के अंदर जिला स्तर पर, तो इसको मैंने डिफ्रेंशिएट कैसे किया, दीवानी मामलों के लिए अलग है और फौजदारी मामलों के लिए अलग है। दोस्तों 2 तरह के मामले होते हैं, दीवानी मामला और फौजदारी मामला। एक होता है क्रिमिनल केस के लिए, कोई क्रिमिनल केस हो गया, चोरी चकारी हो गया, मारपीट हो गई, किसी की हत्या हो गई। और दूसरे मामले नॉर्मल मामले हो गए, विवाह वगैरह, तलाक वलाक वाले मामले हो गए, मुआवजे से संबंधित मामले हो गए, वो दीवानी मामले हो गए। ये फौजदारी मामले हो गए हत्या वाले, और ये दीवानी मामले होंगे। जिला स्तर पर क्या है, जिला स्तर पर 2 कोड बनाए गए हैं। एक कोड बनाए गए दीवानी मामलों के लिए अलग, जिसको जिला कोड बोलते हैं। एक कोड बनाई गई है फौजदारी मामलों के लिए अलग, उसको सेशन कोड बोलते हैं। तो ये तो हो गई आपकी कौन सी, सेशन कोर्ट, सेशन न्यायालय। बहुत अलग अलग नाम भी, हम लोग उस पर भी आएंगे। और ये इसको हम लोग बोलते हैं जिला अदालत, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के नाम से जानते हैं, जिला अदालत। तो दीवानी मामलों के लिए एक अदालत अलग है जिले में, और फौजदारी के लिए अलग है। ये एक जिले की बात कर रहा हूं, ऐसे एक एक जिले में 2-2 न्यायालय होगी, 2-2 मामलों के लिए। अब आप सोच रहे हैं कि फिर उच्च न्यायालय में फिर अलग अलग नहीं है क्या? क्या सुप्रीम कोर्ट में दीवानी मामले और फौजदारी मामले के लिए अलग अलग नहीं है? तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में दीवानी और फौजदारी दोनों मामले के लिए एक ही अदालत है, अलग अलग 2 अदालतें नहीं बनाई गई। वो एक ही, दोनों वो काम करती है। लेकिन निचली स्तर पर, क्योंकि ज़्यादातर लोगों का संबंध किससे होता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तो बहुत कम लोग जाते हैं। ज़्यादा लोग कहाँ जाते हैं, सबसे ज़्यादा बर्डन कहाँ पर है, केसेस कहाँ पर है, इन अधीनस्थ न्यायालयों में है। लोगों का सबसे ज़्यादा ताल्लुक अधीनस्थ न्यायालय से होता है, सबसे पहले वहीं जाते हैं लोग। मैक्सिमम मामले जमीन से संबंधित है। 5 करोड़ केस पेंडिंग है देश में, ये सब इन्हीं में तो पड़े हुए हैं। कुछ सबूत नहीं है, कुछ समझौता नहीं हो पा रहा, केस आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि वकील की दलीलें सही नहीं है, जज साहब लंबा खींच रहे, केस ज़्यादा है, इस वजह से नंबर नहीं आ रहा है। बहुत सारे कारण हैं, लेकिन 5 करोड़ केस तो पेंडिंग है। लेकिन कौन से केस पेंडिंग है? जो मौलिक अधिकार से संबंधित नहीं है ना दोस्तों, वही केस पेंडिंग होते हैं। मौलिक अधिकार वाला केस पेंडिंग नहीं होता है, क्योंकि सीधे जाता है सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट पर, तो उसको पेंडिंग नहीं रखना है। क्योंकि किसी व्यक्ति का मौलिक अधिकार को पेंडिंग रखना, पेंडिंग मतलब समझते हो ना, लंबित, लंबा खींचना। इसका मतलब पहले तो सरकार ने उनके मौलिक अधिकार का उल्लंघन किया तो किया, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने भी लंबा समय लगा दिया फैसला देने में, तो उन्होंने भी वही गुनाह किया ना। जो भाई जो न्याय देने बैठा है वो भी तो अन्याय कर रहा है। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट इसको जल्दी निपटाती है। लेकिन बाकी दूसरे मामले जो है वो लंबित चलते हैं, बहुत लंबा लंबा समय निकल जाता है, पीढ़ियाँ निकल जाती है, लेकिन ज़मीन हाथ में नहीं आती है। ऐसा बोलते हैं कि अगर आपकी ज़मीन का विवाद चल रहा है और आप कोर्ट चले गए तो आपको न्याय तो मिलेगा, लेकिन शायद वो न्याय देखने के लिए आप रह नहीं रहे, क्योंकि बहुत लंबी प्रक्रिया है, इतना लंबा खींच जाता है कि पीढ़ियाँ निकल जाती। लेकिन फिर भी न्याय इस देश में मिलता है, देर है लेकिन अंधेर नहीं है। एकीकृत न्यायपालिका हमारे देश की, एकीकृत का मतलब क्या होता है, एक के ऊपर एक जुड़ी हुई। एकीकृत मतलब चेन की तरह जुड़ी हुई है, कि आप एक जगह घुस गए तो एक से एक ऊपर जा सकते हैं। सीढ़ियों की तरह जैसे बनाई गई है, पिरामिड ऐसा ही है, एकीकृत है। जबकि हमारे देश की सरकारें कैसी है, वो अलग अलग है, वो स्वतंत्र है, मतलब एकीकृत नहीं है, वो संघात्मक शासन है। सेंट्रल गवर्नमेंट अलग है, स्टेट गवर्नमेंट अलग है, और पंचायत अलग है, तो अलग अलग बनाया गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, एक एक बनाया गया, एक के बाद एक के ऊपर एक बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? क्योंकि न्याय आपको मिलना चाहिए, चाहे निचले अदालत में नहीं मिल रहा है तो ऊपर जा सकते हैं। अब समझते इसको क्या है। भारत में एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है, अर्थात विभिन्न स्तरों की अदालतें एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। ऊपरी अदालतों के फैसले निचली सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। जैसे मान लो हाई कोर्ट ने कोई फैसला दिया, तो जिला कोर्ट की जितनी भी अदालतें नीचे वाली सारी की सारी अधीनस्थ न्यायालय को वो फैसला मानना पड़ेगा, उसके हिसाब से अपने दूसरे निर्णय देने पड़ेंगे। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया तो हाई कोर्ट को भी मानना पड़ेगा। तो ऊपरी अदालतों को फैसले को निचली अदालतें मानती है, और कई बार तो उस फैसले के नाम पर, कि उस फैसले के अनुसार भी वो अपना फैसला सुनाती है। तो ऐसा भी होता है दोस्तों। तो इतनी पावर है। एकीकृत का मतलब ये है। और समझते हैं एकीकृत का मतलब एक्चुअल में क्या है। एकीकृत का मतलब होता है अपील की हमें ऑप्शन दिया गया। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान लो आपका केस किसी जिला कोर्ट में है और जिला कोर्ट ने आपके केस में सजा सुनाई है, आपको लग रहा है कि यार मैं इस सजा का हकदार नहीं हूँ, तो मुझे लगता है गलत फैसला हुआ है, तो आप उस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ ऊपरी अदालत में अपील दायर कर सकते हैं। ऊपरी अदालत में कहाँ? सीधा सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते, पहले हाई कोर्ट में दाखिल करेंगे।
हाई कोर्ट में फैसला गया और हाई कोर्ट ने भी अपना फैसला सुना दिया और आपको लगता है कि हाई कोर्ट ने भी सही फैसला नहीं दिया है, आपको लग रहा है कि अभी भी मुझे न्याय नहीं मिला है, तो आप एक बार फिर अपील के माध्यम से कहाँ पहुँच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट के बाद आप कहीं नहीं जा सकते हैं, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट फाइनल है, आखिरी है, अंतिम है, उसने फैसला सुना दिया तो मानना पड़ेगा। हालांकि आपके पास एक ऑप्शन बचता है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकलता है, वो है राष्ट्रपति जी का ऑप्शन। वो भी हम लोग राष्ट्रपति जी जब आप पढ़ेंगे अगली कक्षाओं में तब आपको समझ में आएगा कि राष्ट्रपति जी के पास अनुच्छेद नंबर 77 में ये पावर है कि यदि सुप्रीम कोर्ट किसी व्यक्ति को सज़ा सुनाता है तो राष्ट्रपति जी उस व्यक्ति की सज़ा को माफ़ कर सकते हैं। लेकिन सीधा ऐसे माफ़ नहीं करते, वो तहकीकात करवा के माफ़ करते हैं, तो उसको बोलते हैं क्षमादान की शक्ति। तो वो अपील के माध्यम से ऐसा कुछ नहीं, वो तो एक पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, एक प्रार्थना पत्र लिख के देना पड़ता है राष्ट्रपति जी को, वो अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अगर फैसला सुना दिया तो वो अंतिम और फाइनल होगा, उसके बाद आप अपील नहीं कर सकते। तो अपील के माध्यम से एक के बाद एक अदालत में चढ़ते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं एकीकृत न्यायपालिका। हम लोग इसके एग्जाम्पल को भी समझेंगे। एग्जाम्पल आपकी एनसीईआरटी में दिया गया है। दहेज प्रताड़ना से संबंधित एक केस था जिसमें अलग अलग अदालतें अलग अलग बयान दे रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है दोस्तों कि आप जिला कोर्ट में गए तो उसने अलग आपको सज़ा दे दी, आप हाई कोर्ट गए तो उसमें अलग मिल गई, सुप्रीम कोर्ट गए तो अलग मिल गए। तो कई बार कैसा लगता है कि क्या अदालतें अलग अलग फैसला दे रही हैं, तो फिर अदालतों के ऊपर केस होना चाहिए कि आपने गलत फैसला क्यों दिया। तो दोस्तों अदालतें फैसले देती है अपने सबूतों के आधार पर। सबूत नहीं मिले, जो दलील है वकील की दलील सुन के सवालों गवाहों सबके मद्देनज़र ही वो जवाब देती है, फैसला सुनाती है। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के वकील या हाई कोर्ट के वकील के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो अपना काम फेयर तरीके से कर रहा है। कई बार लोगों ने सवाल उठाया कि इतना डिफरेंस क्यों आ जाता है कि एक अदालत फांसी देती है और एक अदालत बरी कर देती है। सोचो, जिला अदालत मान लो किसी को फांसी दे दे और हाई कोर्ट में वो मामला गया, हाई कोर्ट उसको बाइज्जत बरी कर दे, तो ये तो बहुत बड़ा डिफरेंस हो गया ना। आपने फांसी दी मतलब कहीं ना कहीं वो कम से कम 10 तो देते हैं, आपने बरी कर दिया। तो यही एक वाकया सामने आया है, वो हम लोग पढ़ने का प्रयास करेंगे। पहले अपील समझ लेते क्या है। अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि निचली अदालतों का फैसला सही नहीं तो वह ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। ये अपीली क्षेत्राधिकार है, अपील करने का अधिकार है। यदि एकीकृत न्यायपालिका, यही एकीकृत न्यायपालिका, एकीकृत का मतलब ये जुड़ी हुई है, अगर एकीकृत नहीं होती ना तो आप नहीं कर सकते। अगर मान लो शिवराज सिंह चौहान साहब की कोई पॉलिसी है, कोई कानून बनाया गया है, या आपको मान लो शिवराज सिंह चौहान साहब ने बोला है कि हम पॉलिसी लेकर के आ रहे हैं कि सबको घर देंगे, अगर आपको घर नहीं मिला सरकार के इससे, तो आप क्या मोदी साहब के पास थोड़ी जा सकते हैं, केंद्र सरकार के पास, के शिवराज सिंह चौहान साहब की योजना में नहीं मिला आपको, वो आप शिवराज सिंह चौहान साहब को ही बोलना पड़ेगा आपको, यानी सरकार से दलील कर सकते हैं, ऊपर नहीं जा सकते। तो यहाँ अपील करने का कोई रूल नहीं है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, इन न्यायपालिका में कितनी अच्छी व्यवस्था की गई है, यहाँ तक समझ गए। आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, अपील से संबंधित विवाद की चर्चा करते हैं। एक विवाद आया था, दिल्ली का था, और वो विवाद था दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार का एक विवाद था, जो दिल्ली पर खुद दिल्ली सरकार ने वो केस किया था। क्योंकि क्या होता है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि कोई केस ऐसे आते हैं जिसमें एक व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला नहीं रहता है। मान लो दहेज प्रताड़ना का केस है, किसी परिवार के लोगों ने किसी महिला को इस वजह से जला दिया कि वो दहेज में कुछ लेकर के नहीं आई थी। दोस्तों सुनने में बड़ा गुस्सा आता है कि ऐसे करने वाले लोग हैं कौन, ये कहाँ से आते हैं ये लोग, और कौन से धर्म की, कौन से समाज, कौन सी संस्कृति में जी रहे हैं लोग। लेकिन फिर भी भारत में अक्सर ऐसा होता है। बहुत सारे वाक़ये हैं, दुनिया में शायद कहीं और नहीं है, ये हमारा ही देश है जहाँ संस्कृति, पवित्रता, भगवान पूजा सब कुछ होता है। वहीं हमारे देश का दूसरा जो चेहरा है वो कुछ इस तरह का भी है, जहाँ महिलाओं के साथ इस तरह का कार्य किया जाता है कि उनको जला दिया। तो दोस्तों ऐसे ही कुछ केस है ये, जो जहाँ पर सुधा नाम की एक लड़की को जला दिया गया था। लेकिन वो केस किसी सुधा या किसी व्यक्ति ने न करके सरकार ने खुद ही वो केस, राज्य सरकार ने उसको केस को संभाला था। क्योंकि क्या होता है, कई बार क्या होता है कि ये एक लड़की का मामला नहीं, ऐसे हजारों लाखों लड़कियों के साथ हो सकता है। कई बार मौलिक अधिकार का उल्लंघन एक व्यक्ति का हो रहा है, लेकिन वो मामला जनता से जुड़ा हुआ है। जब मामला जनता से जुड़ा होता है तो केस को लिखते हैं राज्य सरकार बनाम व्यक्ति। समझ में आ गया आप? तो यहाँ पर इस केस का नाम क्या रखा गया, दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार। अब मामला क्या था, मामला था 2 दिसंबर 1980 का। रियल स्टोरी, कोई कहानी नहीं है दोस्तों, रियल स्टोरी है। 2 दिसंबर 1980 को सुधा नाम की एक लड़की की अस्पताल में मौत हो जाती है। मौत होने का कारण ये था कि वो जली हुई अवस्था में अस्पताल में लाई गई थी और उसने वहीं दम तोड़ दिया था। अब कहानी कहाँ से शुरू होती, कहानी शुरू होती एक दिन पहले, एक रात पहले, 1 दिसंबर की वो रात, जब उनके पड़ोसी, 4 पड़ोसियों को एकदम से सुधा के चीखने की आवाज़ आती है। पड़ोसी उठ करके जाते और देखते क्या हुआ, क्योंकि एक पड़ोसी होने के नाते आपका ये बनता है
कि आपका जिम्मेदारी है कि देखिए कि पड़ोसी के साथ क्या हो रहा है। वो दौड़ कर गए, वो चारों लोग, उन्होंने पाया कि सुधा जल रही है आग में, तो उन्होंने जैसे जैसे करके सुधा को बचाया, आग बुझाई और आग बुझा कर हॉस्पिटल में ले जा रहे थे। हॉस्पिटल में सुधा ने उन्हीं 4 गवाहों को ही, उन 4 लोगों को जो पड़ोसी थे, उन्हीं को बताया कि भाई मेरे ऊपर मिट्टी का तेल डाला था मेरी सासू माँ ने और मेरे पति लक्ष्मण जो है उन्होंने जला दिया, आग से, माचिस से जला के आग लगा दी। और पुलिस का बयान देने से पहले उस लेडी की मृत्यु हो जाती है। अब केस बनता है, केस किया गया, उनके परिजनों के माध्यम से केस करवाया गया और केस में कहा गया कि 4 गवाह मिले, चारों गवाह ने अपनी अपनी बातें कही, गवाहों ने अपनी गवाही दी। गवाह ने उसमें से किसी गवाह ने बोला कि सुधा, कई बार हमने देखा सुधा को उनके परिवार वाले प्रताड़ित करते थे। सुधा के परिवारजन जो परिजन थे उनने भी बोला कि कई बार सुधा को जो है ये लोग किसी चीज़ की डिमांड करने के लिए परेशान करते थे। फ्रीज की डिमांड हो रही थी, सोचो एक फ्रीज, एक छोटे से फ्रीज के चक्कर में किसी लेडी को आपने जला दिया। अब हुआ है कि मामला गया निचली अदालत में, जिला कोर्ट में मामला जाता है, तो निचली अदालत में जैसे ही मामला गया, इस मामले की सुनवाई करते हुए ये पाया गया कि चारों के चारों जो गवाह थे उन्होंने अपनी बात कह दी कि हमने इनको जलता हुआ पाया और उस सुधा ने हमको ये बयान दिया और हम देखते थे कि ये लगातार उसको प्रताड़ित करती थी, मारती थी। उस समय उसके परिवार में 3 लोग मौजूद और थे सुधा के परिवार में। उसमें से एक था लक्ष्मण कुमार जो सुधा का पति था, दूसरी थी शकुंतला जी जो सुधा की, जी कहना भी सही नहीं होगा, दूसरी थी शकुंतला जो उसकी माता थी, उस लक्ष्मण प्रसाद की यानी सासू थी, और सासू माँ के अलावा एक और जेठ जी थे जिसका नाम था सुभाष चंद्र। तो इन तीनों को निचली अदालतों ने दलील सुनते हुए गवाहों के आधार पर, सबूतों के आधार पर पाया कि भाई जलने से मृत्यु हुई है और इसको जलाया गया है जो भी हुआ है। और बयान उन चारों की गवाही के आधार पर वो जो निचली अदालत थी ना, उसने इसको फांसी दे दी तीनों के तीनों को, यानी शकुंतला को, लक्ष्मण प्रसाद को और उसके जेठ सुभाष चंद्र को, तीनों को फांसी दे दी। आप थोड़ा समझ लेते हैं मामला, फिर जल्द बढ़ते हैं आगे की ओर। ये अपील वाला मामला है। तो 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो जाती है जलने की वजह से। निचली अदालत में मुकदमा दाखिल होता है और 4 पड़ोसी की गवाही ली जाती है जिन्होंने बताया कि उन्होंने सुधा को आग में जलते पाया गया और उसे बचाकर हॉस्पिटल लेकर गए थे। और बाकी सारी कहानी मैं आपको सुना चुका हूँ। सुधा ने उन लोगों को बताया कि सास शकुंतला ने मिट्टी का तेल डाला और लक्ष्मण ने आग लगा दी। पड़ोसी के अनुसार ससुराल वाले अक्सर मारपीट करते थे सुधा के साथ में, लेकिन क्योंकि भारतीय नारी होने के नाते, और भारत में पहले ऐसा होता भी नहीं था कि भाई ज़्यादा लोग आवाज़ उठाते नहीं थे, और वैसे भी हमारे देश में पता नहीं कौन सी प्रथाएं चलती है कि बेटी अगर ब्याह के चली गई तो बस उसकी डोली उठती है और डोली के बाद अर्थी उठती है, उसको दूसरी जगह जाने का कोई अधिकार नहीं। लेकिन अगर उसको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है तो उसको, उससे अच्छा है ना कि उससे निजात मिल जाए। आज तो महिलाएं काफ़ी जागरूक है और आज अपनी आवाज़ उठा सकती है, लेकिन दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ पुराने समय की, 1980 की। निचली अदालत ने क्या फैसला दिया? सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने तीनों को, लक्ष्मण प्रसाद को, मां शकुंतला को और जेठ जी जो है सुभाष चंद्र को दोषी करार देते हुए तीनों को फांसी की सजा सुना दी। निचली अदालत ने, जिला कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी। अब दोस्तों ये लोगों ने क्या किया, कुछ साल में इनको लगा कि यार अब पता तो था इनको कि दोषी थे, लेकिन फिर भी इन्होंने सोचा कि वकील कर लेते, हो सकता बच जाए, क्योंकि सबूत अपने खिलाफ अभी इतने जा नहीं रहे, क्योंकि वो तो मर गई, जिसको सबूत लाइव जिसको देना था वो, उसकी तो डेथ हो गई। अब ये गवाह तो है, गवाह तो कभी पलट सकते, जो भी हो। उन्होंने केस दाखिल किया, अपील की उस निचली अदालत के फैसले के खिलाफ। 1983 में तीनों आरोपियों ने फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील की, दिल्ली हाईकोर्ट में अपील कर दी। अपील करने के बाद क्या हुआ, उच्च न्यायालय ने वकीलों के तर्क के आधार पर सुधा की मौत को दुर्घटना बताया। अब क्या हुआ, मामला पलट गया। अब वकील ने ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे, वकील ने ऐसे ऐसे सबूत पेश किए जिससे तय हो गया। क्यों? क्योंकि परिवार वालों ने अपना पक्ष रखा ना। लक्ष्मण प्रसाद और उसकी माँ के उन लोगों ने पक्ष रखा कि देखो क्या होता है, खाना बना रही थी और खाना जिस स्टोव पे बना रही थी, ये वो डीजल, वो जो था ना केरोसिन वाला स्टोव चलता था पहले, केरोसिन डाल के बत्ती वाला चलता था, आपने शायद देखा ना हो तो पूछ लीजिएगा, घर पे पहले होता था। तो वो स्टोव ऊपर गिर गया था गलती से, तो उसकी वजह से उसको आग लग गई थी, हमने नहीं जलाया। उनने ये प्रूफ किया और वकीलों के माध्यम से भी प्रूफ किया, और जो गवाह थे उनको सवालों में उलझा करके उनको भी वो कर दिया, ऐसा कर दिया कि वो भी कंफ्यूज हो गए कि क्या हुआ होगा एक्चुअल में। अब दोस्तों वास्तव में देखा जाए तो हम हमेशा पीड़ित को मान लेते हैं कि पीड़ित ने जो किया, पीड़ित के साथ वो हुआ वही सही हुआ। हो सकता है कि जो ये लोग बोल रहे वो भी सही हो सकता है। न्यायालय कभी ये नहीं देखती कि भाई, न्यायालय इमोशनली कोई डिसीजन नहीं देती कभी भी। तो न्यायालय ने सोचा, उस न्यायालय ने कि भाई तर्क जो है वो इस लक्ष्मण प्रसाद की ओर जा रहा है, लक्ष्मण कुमार की ओर, और इन्होंने जलाया नहीं, वो अपने आप जल गई। तो उन्होंने बोला दुर्घटना है ये। तो
उच्च न्यायालय ने उसको दुर्घटना करार दे दिया और तीनों आरोपियों को यानी शकुंतला को, लक्ष्मण को और सुभाष चंद्र को बरी कर दिया। सोचो दोस्तों, एक बार अदालत, जो निचली अदालत ने फैसला दिया उसमें फांसी दे दी, और उच्च अदालत, जो उच्च न्यायालय जो बोल रही है, हाई कोर्ट बोल रही है कि भाई बरी कर दो, ये तो बिल्कुल निर्दोष है। तो इतना ज़्यादा डिफरेंस कैसे आ सकता है? एक तरफ तो मौत की सज़ा दी जा रही है, फांसी, और दूसरी तरफ अपील के माध्यम से गए और बरी हो गए। तो यहाँ जीत किसकी हुई? क्या यहाँ पर न्याय की जीत होती है या यहाँ पर अन्याय की जीत होती है? तो दोस्तों, यहाँ न्याय और अन्याय की कोई जीत नहीं है। यहाँ पर सीधी सी बात है, उच्च न्यायालय का फैसला सबूतों के आधार पर था। क्योंकि उच्च न्यायालय के सामने सुधा के घर वाले और सुधा के जो गवाह थे उन्होंने ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लिया होगा, हो सकता है यहाँ पर, तो वो मामला पलट गया। लेकिन अब भी बात ये नहीं आई, क्योंकि ऐसे मामले में जब बाइज्जत बरी किया गया तो अब बात ये आ गई कि यार ऐसा मामले में जब बाहर आता है, जब न्यूज़ में आता है, तो बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में जो महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, वो लोग जागरूक हो कि अब हमारा काम आ रहा है। ऐसे किसी व्यक्ति को, किसी लड़की को न्याय नहीं मिलेगा, ऐसे ही अगर होता रहा ना तो बहुत सारे जो क्रूर हैं, जो जिन लोगों ने अत्याचार किए, वो बचते चले जाएंगे। तो हुआ ये कि सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया गया। सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल करने वाली थी इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स। इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन्स लॉयर्स नाम की एक संस्था थी, इसने केस दाखिल किया और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील दाखिल की 2 साल बाद 1985 में। 1985 में सवालों और बयानों के मद्देनज़र सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया कि लक्ष्मण और शकुंतला को दोषी करार दिया और उनको उम्र कैद की सज़ा दी। फांसी की सज़ा नहीं दी दोस्तों, उन्होंने उम्र कैद की सज़ा, सुप्रीम कोर्ट व्यवस्थित सज़ा ही देता है, उम्र कैद की सज़ा दी। और साथ ही साथ सुभाष चंद्र को बरी कर दिया, क्योंकि उसके खिलाफ कोई केस नहीं पाया गया, क्योंकि उस षड्यंत्र में सुभाष का हाथ नहीं पाया गया। सुभाष न तो उस समय वहाँ था और न ही इस षड्यंत्र में उसका कोई योगदान था। हो सकता है कि जो गवाह थे उनका ही मानना था कि सुभाष सभ्य था, वो इस मामले में नहीं था, तो कहीं ना कहीं सुभाष को बरी कर दिया गया, लेकिन 2 लोगों को यहाँ पर सजा हुए। अब देखो ट्रेंड, देखो दोस्तों क्या है ये, अगर हमारी न्यायालय एकीकृत नहीं होती तो शुरुआत में तीनों को फांसी मिल जाती, लेकिन सबको लग रहा बहुत खुशी होती कि तीनों को फांसी मिल गई। लेकिन दोस्तों, वहाँ तीनों को फांसी मिलना ठीक है, जिसने काम किया उसको मिलना चाहिए, लेकिन इस आदमी का क्या होता जो निर्दोष था? उस ससुराल वाले परिवार में जेठ बिल्कुल निर्दोष था, सुभाष चंद्र, जिसको उस समय फांसी मिल गई थी। लेकिन अच्छा हुआ कि एकीकृत न्यायपालिका होने की वजह से उसको अपील के माध्यम से आगे ले जाया गया। लेकिन वहाँ उच्च न्यायालय ने क्या फैसला दिया? सबको बरी कर दिया, तीनों को, तो कि इन्हें जलाया नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट आखिरी में फैसला देता है कि नहीं, ये तो हुआ है और सबूत इसके खिलाफ है, इसलिए माँ को और बेटे को यानी लक्ष्मण कुमार को और शकुंतला को उम्र कैद की सज़ा दी जाती है। लेकिन जेठ का, सुभाष चंद्र का यहाँ पर कोई हाथ नहीं है, इसलिए सुभाष चंद्र बाबू को क्या कर दिया? छोड़ दिया गया कि आप जा सकते हैं, आप निर्दोष है, आप इसमें शामिल नहीं थे। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला यहाँ पर सर्वमान्य माना जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि अपील के माध्यम से कैसे न्याय प्राप्त होता है। ज़रूरी नहीं कि न्याय के लिए वही व्यक्ति दरकार करे, दूसरे लोग भी आपके लिए न्याय मांग सकते, जैसा कि इंडियन फेडरेशन ऑफ वुमेन लॉयर्स ने किया था। दोस्तों, ये वाकया को समझ के आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि कैसे इंडिया में कोर्ट काम करती है। कोर्ट के फैसले अलग अलग इसलिए हुए क्योंकि अलग अलग दलीलें दी गई, अलग अलग सबूत दिए गए, इसी वजह से ऐसा कुछ होता है। दोस्तों, कई बार आपने मूवीज़ वगैरह देखी होगी, और ऐसे में मैंने अभी एक मूवी का नाम भी लिया था, जॉली LLB में आपने देखा भी होगा कि बार बार सबूतों को बदला जा रहा था, जैसे कैसे करके वो व्यक्ति जो है सबूत लेकर के आता है और उसको व्यक्ति को फांसी से सज़ा दिलाता है, या जो भी जिसके पास अन्याय हुआ उसको न्याय दिलाता है। ऐसी बहुत सारी मूवीज़ भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में बनी है जो इस बात को बताती है कि वाकई में न्यायपालिका अच्छे से काम करती है और लोगों को फाइनली न्याय मिलता है। बात समझ में आई? आगे समझते हैं, थोड़ा सा इसको उच्च न्यायालय को समझ लेते हैं, हाई कोर्ट के बारे में। लगभग सभी राज्यों में, मैं बोल रहा हूँ कि लगभग सभी राज्यों में हाई कोर्ट है, और पूरे भारत में लगभग 25 हाई कोर्ट हैं। मैंने आपको बताया था कि 25 हाई कोर्ट वर्तमान में है। 1862 में भारत में सबसे पहले हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। दोस्तों, भारत में हाई कोर्ट अंग्रेजों के ज़माने से चल रही है, तो न्याय की व्यवस्था की शुरुआत अंग्रेज कर चुके थे, न्यायपालिका अंग्रेज लेकर के आ गए थे। 1862 में अंग्रेजों ने पहली एक साथ 3 जगह न्यायपालिका गठित की थी, हाई कोर्ट बनाई थी। वो 3 राज्य कौन से थे, 3 जगह कौन सी होगी? देखिए दोस्तों, अंग्रेजों ने सबसे पहले इंडिया में जब राज किया था तो 3 उनकी प्रोविंसेस थी, 3 प्रांतों पर उन्होंने कब्जा किया था। एक था उनका कलकत्ता, दूसरा था उनका बम्बई और तीसरा था उनका मद्रास। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास, इन 3 जगहों पर कब्जा किया हुआ था। तीनों जगह पर क्यों किया गया? तीनों जगह पर दोस्तों
बंदरगाह थे, वो व्यापार करना चाहते थे, यहाँ से भारत को लूट के पूरा व्यापार बाहर भेज रहे थे, बाहर जितना भी सामान था वो सब भेज रहे थे। इनके लिए पोर्ट ज़्यादा बेस्ड थे, तो इन तीनों जगह पर उन्होंने कब्जा करके रखा हुआ था। तो इन तीनों जगह पर सबसे पहले 1862 में उन्होंने क्या किया, अदालतें बनाई। तो कलकत्ता, बम्बई और मद्रास में 3 हाईकोर्ट की स्थापना की गई। उसके बाद 1966 में भारत की तीसरी हाईकोर्ट की स्थापना की गई, जिसका नाम था 1866 में तीसरी हाईकोर्ट की स्थापना की गई। मैं 1866 की बात कर रहा हूँ, 1966 में भी आऊँगा मैं दिल्ली में। 1866 में दोस्तों इंडिया की वो बनी थी इलाहाबाद, तीसरी न्यायालय थी हाईकोर्ट। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि भारत की सबसे बड़ी हाईकोर्ट है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि सबसे बड़ी हाईकोर्ट मतलब बिल्डिंग से समझते हैं क्या, तो सबसे बड़ी हाईकोर्ट का मतलब बिल्डिंग से नहीं होता है। सबसे बड़ी हाईकोर्ट का मतलब होता है हाईकोर्ट में जजों की संख्या से बोलते हैं। तो सबसे ज़्यादा संख्या अगर भारत में किसी हाईकोर्ट में है तो वो इलाहाबाद हाईकोर्ट उत्तर प्रदेश में है। अब आप सोच रहे हो वो क्यों है, तो आप उसका जवाब आपके पास में है। जनसंख्या किस राज्य में सबसे ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में है ना, 20 करोड़ से ज़्यादा जनसंख्या है। तो जिस राज्य में जनसंख्या ज़्यादा होगी वहाँ पर केसेस भी ज़्यादा होंगे, और केसेस ज़्यादा होंगे तो न्यायाधीशों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी ना, तो न्यायाधीशों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट में सबसे ज़्यादा न्यायाधीश है। नेक्स्ट है 1966 में दिल्ली में हाईकोर्ट स्थापित किया गया, क्योंकि मामला दिल्ली का था। अभी हम लोग जो सुधा का मामला पढ़ रहे थे, दिल्ली का था। 1966 में दिल्ली में भी हाईकोर्ट स्थापना किया गया। ऐसे करके भारत में 25 हाईकोर्ट स्थापना की गई, और लास्ट जो 25 में उसकी भी बात करूँ हमें। वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय है दोस्तों, कुछ साझा न्यायालय हैं। कुछ साझा मतलब अगर मैं बोलूं कि आपके राज्य, मान लो आप एमपी से हो, आप गुजरात से हो, या आप राजस्थान से हो, या यूपी से हो, या बिहार से हो, आपके राज्य में अपनी अपनी एक उच्च न्यायालय जरूर होगी। लेकिन अगर आप पंजाब या हरियाणा से होंगे तो आपके पंजाब और हरियाणा दोनों की एक ही न्यायपालिका, एक ही उच्च न्यायालय लगेगी, और वो है आपकी चंडीगढ़ हाईकोर्ट। यानी कुछ राज्य ऐसे हैं जिनके बीच में साझा हाईकोर्ट भी हैं, क्योंकि हो सकता है जनसंख्या की कमी है वहाँ पर और ज़्यादा केसेस नहीं होंगे, तो ऐसे में केसेस संभाल सकती है, तो 2-2 या 3-3 राज्यों की भी एक हो सकती है। तो कौन कौन सी जरा वो भी समझ लेते। जैसे पंजाब और हरियाणा की एक साझा हाईकोर्ट है जिसका नाम है चंडीगढ़। खुद चंडीगढ़ की हाईकोर्ट भी चंडीगढ़ ही है। चंडीगढ़ भी तो एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, तो उसकी भी हाईकोर्ट वहीं पर है। उसके अलावा गुवाहाटी हाईकोर्ट है, गुवाहाटी हाईकोर्ट जो असम में है, असम हाईकोर्ट या गुवाहाटी हाईकोर्ट बोल सकते हैं। ये 4 राज्यों की अकेली है। किन किन 4 राज्यों की, असम की भी यही लगती है, नागालैंड की हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में लगती है, मिजोरम की हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में लगती है, और अरुणाचल प्रदेश की हाईकोर्ट भी गुवाहाटी में लगती है। इसका मतलब असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों की हाईकोर्ट लगती है गुवाहाटी, असम में। अब आप सोच रहे होंगे कि सर मान लो अरुणाचल प्रदेश के किसी व्यक्ति को केस करना, तो बेचारा गरीब आदमी गाँव का, वहाँ कैसे जाएगा असम में, या कोई मिजोरम वाला बिल्कुल नीचे से इतनी दूर कौन जाएगा, नागालैंड वाला कैसे जाएगा। तो दोस्तों एक और व्यवस्था है हमारे देश में, प्रत्येक हाई कोर्ट की एक ब्रांचेस खोल सकते हैं आप अपने ही राज्य में दूसरी जगह। जैसे फर्ज करो कि आप मध्य प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट है आपकी जबलपुर में। अब सब व्यक्ति जबलपुर नहीं जा सकता, दूर पड़ता है, तो ऐसे में 2 और हमने वहाँ बना दी 2 ब्रांच। एक बना दी ग्वालियर में, इसको बोलते हैं खंडपीठ, और एक बना दी इंदौर में खंडपीठ। तो 2 खंडपीठ है। अभी तीसरी बनने की मांग चल रही भोपाल के लिए, लेकिन फिलहाल 2 ही हैं। समझ गए। ऐसे ही असम, नागालैंड, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सब जगह एक एक खंडपीठ बना दी गई कि भाई आप यहाँ जा सकते हैं, सीधा वहाँ नहीं जा सकते। तो खंडपीठ मतलब ब्रांच है, यही काम वहाँ भी होगा। बड़ा केस है तो फिर जाना ही पड़ेगा, फिर तो सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ सकता है। समझ में बात आपको कि साझा कोर्ट का मतलब क्या होता है। अंतिम कोर्ट जो बनी ना दोस्तों भारत में, वो थी 1 जनवरी 2019 को आंध्र प्रदेश के अमरावती जिले में तेलंगाना। एक तो आंध्र प्रदेश का अमरावती में जो हाईकोर्ट बनी वो आंध्र प्रदेश की बनी, और तेलंगाना की हैदराबाद हाईकोर्ट थी, उसको अलग अलग कर दिया। अब लिखा हुआ ना यहाँ पर अलग अलग हो गए। इसका मतलब ये था कि आपको पता है कि 2 जून 2014 को तेलंगाना नाम का राज्य जो है ये आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया राज्य बनाया गया। आंध्र प्रदेश से अलग होकर नया तेलंगाना राज्य बना, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो ओरिजिनल राजधानी थी ना हैदराबाद, वो तेलंगाना में चली गई, और उसी हैदराबाद में हैदराबाद हाईकोर्ट था। अभी हैदराबाद हाईकोर्ट जब तक कि आंध्र प्रदेश का अपना खुद का हाईकोर्ट नहीं बनता है, दोनों मिलकर एक ही हाईकोर्ट में साझा कर रहे थे, जो कि हैदराबाद था। अब क्या कर दिया 2019 में, 1 जनवरी 2019 में अमरावती में एक हाईकोर्ट बनाया गया, जो किसका रहेगा, आंध्र प्रदेश का, और हैदराबाद जो हाईकोर्ट है वो किसका हो गया, तेलंगाना का हो गया। इस प्रकार से टोटल 25 हाईकोर्ट बन जाते, और अमरावती एक नया हाईकोर्ट बन गया 2019 में। बात समझ में आ गई आपको। ये सारे बात थी किसकी, साझा हाईकोर्ट की बात थी दोस्तों। तो हमने समझा कि कोई हाईकोर्ट साझा कैसे हो सकता है।
समझ में आ गया दोस्तों। अब ये तो 25 हाईकोर्ट की बात हो चुकी है, साझा भी मैंने बता दिया। साझा में और भी हो सकता है, कई बार दिमाग में चलता है कि लक्षद्वीप बहुत दूर है आपका, तो लक्षद्वीप में कोई बैठा हुआ है तो उसको न्याय चाहना है तो वो कहाँ जाएगा, उसका हाईकोर्ट कहाँ लगेगा। अब छोटे छोटे जगह को हाईकोर्ट तो नहीं रखेंगे दोस्तों। लक्षद्वीप वाला आदमी जो है वो केरल हाईकोर्ट में जा सकते हैं, केरल उसके पास पड़ता है, तो केरल का जो हाईकोर्ट है उसका नाम है एर्नाकुलम हाईकोर्ट, वो वहाँ जा सकता है। अब अंडमान निकोबार वाला कहाँ जा सकता है, तो अंडमान निकोबार वाला लोगों को दिमाग में रहता है ना कि पास है तो वहीं जाएगा, तो अंडमान निकोबार वाले कोई मद्रास हाईकोर्ट में नहीं जाते, वो जाते सीधे कलकत्ता हाईकोर्ट में। अंडमान निकोबार जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में अंडर में आता है। तो ऐसे आप किसी भी यूनियन टेरिटरी का हाईकोर्ट जान सकते हैं, जैसे पुडुचेरी मद्रास हाईकोर्ट में जाएगा, दादर नागर हवेली और दमन दीव इनकी जो हाईकोर्ट लगेगी बम्बई हाईकोर्ट में जाएंगे, इनको बम्बई हाईकोर्ट लग जाती है। तो कुल मिला के बात ये है कि सभी यूनियन टेरिटरी के लिए हाईकोर्ट नहीं है और कुछ राज्यों के लिए हाईकोर्ट है ही नहीं, तो वो साझा कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी के लिए, केंद्र शासित प्रदेशों के लिए अगर हाईकोर्ट है तो वो है आपका दिल्ली के पास में, खुद का है, दिल्ली अपना खुद का हाईकोर्ट साझा करता है। वहीं जम्मू एंड कश्मीर के पास है, लेकिन लद्दाख और जम्मू कश्मीर दोनों के साझा होते हैं। तो आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि साझा हाईकोर्ट और पर्सनल हाईकोर्ट का मतलब क्या है और कितनी हाईकोर्ट है और कब कब कौन कौन सी बनी। ये एक चीज़ आप तय कर लें कि आपका राज्य कौन सा लगता है और उसकी हाईकोर्ट कब बनी थी, ये सर्च करके जरूर लिख लें, क्योंकि हो सकता है कि कभी ऐसा पूछ लिया जाए कि आपके राज्य की हाईकोर्ट कब बनी थी, क्योंकि बात हाईकोर्ट की हो रही ना। अब बात कर लेते हैं हम लोग अधीनस्थ न्यायालयों के बारे में। अधीनस्थ न्यायालय को अक्सर अलग अलग नाम से जाना जाता है। कौन कौन से नाम से जाना जाता है, उन सभी नाम को थोड़ा सा रटना पड़ेगा, क्योंकि सारे के सारे नाम नहीं है, वही काम वही है, पूरा पूरा जिला कोर्ट को ही बोलते हैं, लेकिन नाम अलग अलग कैसे। जैसे इसका एक नाम रखा गया, इसको ट्रायल कोर्ट भी बोलते हैं। तो अधीनस्थ न्यायालय का एक नाम है ट्रायल कोर्ट, एक याद रहेगा आपको। अधीनस्थ न्यायालय को हम लोग जिला न्यायालय के नाम से भी जानते हैं, जो बड़ा फेमस नाम है उसका। ट्रायल कोर्ट, जिला कोर्ट दोनों ही फेमस नाम है। इसके अलावा अतिरिक्त सत्र न्यायालय भी इसी को बोलते हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायालय जो है वो भी सबऑर्डिनेट कोर्ट यानी अधीनस्थ न्यायालय को कहा जाता है। इसके अलावा इसका एक और नाम है प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट भी इसको बोलते हैं। प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट जो है ये भी इसी का नाम है, प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट। समझ में आ गया। नेक्स्ट है इसका एक और नाम है मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट, भी अधीनस्थ न्यायालय को कहा जाता है, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। मेट्रोपॉलिटन का मतलब सिटी वाला जो होता है, जो शहरों में होता है। उसके अलावा सिविल जज न्यायालय जो होते हैं, सिविल जज न्यायालय भी इन्हीं को कहते हैं। कुल मिलाकर के सिविल न्यायालय को, सिविल जो केस देखते हैं उन्हीं को बोला है। जो सत्र न्यायालय होते हैं उसी प्रकार का इसका नाम रखा गया है, सेशन कोर्ट को ही कहा जाता है। तो अधीनस्थ न्यायालय को अलग अलग नाम से जाना जाता है। हर राज्य में अलग अलग हो सकता है कि आपके राज्य में एक ही नाम कॉमन चलता हो, जिला कोर्ट सेशन कोर्ट नाम से चल रहा है, या किसी कोर्ट में ट्रायल कोर्ट के नाम से जाना जाता हो, या किसी राज्य में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के नाम से इसको जानते हैं, न्यायालय के नाम से, या प्रधान न्यायिक मजिस्ट्रेट के नाम से जानते हैं। तो अलग अलग आपको नाम याद रखने पड़ेंगे। ये जितने भी नाम आपको दिखाई दे रहे 6 के 6 नाम ये रट लो, ताकि क्वेश्चन आएगा तो इनके नाम खाली आपको लिखना है, स्टेप बाय स्टेप नाम लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। आगे पीछे लिख दोगे तो कोई भी दिक्कत नहीं, लेकिन सारे इनके अलग अलग नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि भारत में अदालतों की संरचना कैसी है। तो हमने संरचना को समझा, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और निचली अदालतें कैसे जुड़ी हुई हैं, कैसे अपील के माध्यम से एक के बाद एक आप इस सीढ़ियों के माध्यम से चढ़ के जा सकते हैं। और हमारे देश में न्याय आपको फाइनली मिलना ही है, क्योंकि आपने सुधा वाले मामले में देखा कि जिला कोर्ट ने फांसी दे दी, हाई कोर्ट ने छोड़ दिया, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने पकड़ के उम्र कैद दे दी और सुभाष को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं जहाँ न्याय मिलना है ना, वहाँ न्याय मिलता है, लेकिन थोड़ा सा देर लग जाती है। 1980 का वाकया था, 85 में 5 साल बाद न्याय मिला। हालांकि सुधा की इसमें मौत हो जाती है, जो कि बहुत दुखद घटना थी, लेकिन इस फैसले की वजह से बहुत सारे परिवारों में डर फैल गया होगा कि भाई अगर ऐसा करेंगे तो न्यायपालिका आपको सजा दे सकती है। और दोस्तों यकीन मानिए, इस देश में बहुत सारे ऐसे कड़े कानून बनाएंगे जिसकी वजह से दहेज प्रताड़ना को लेकर के सरकार ने काफ़ी अंकुश लगाया, और आज ऐसे बहुत कम केस सुनने को मिलते हैं। तो आज तो दहेज प्रताड़ना के केस कम हुए हैं और धीरे धीरे खत्म ही हो जाएंगे। जब तक ये रीति रिवाज खत्म नहीं होंगे तब तक ये केस चलते रहेंगे। तो इसका मतलब सीधी सी बात है, जब तक महिलाएं एजुकेटेड नहीं होगी, जब तक महिलाएं अपने पैर पर खड़ी नहीं होगी, सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं होगी, तब तक ये कार्रवाई चलती रहेगी, तब तक ये रीति रिवाज, ये सभी चीज़ें होती रहेगी। लेकिन जिस दिन उसके हाथ में नौकरी आ गई, जिस दिन वो खुद का कमाना सीख गई, उस दिन उसको डिपेंडेंट नहीं रहना पड़ेगा और इसी प्रताड़ना से वो बिल्कुल निजात पा लेगी और प्रताड़ना का विरोध भी करेगी। तो विरोध करना चाहिए, महिलाओं को आवाज़ उठाना चाहिए, जैसा कि 2006 में घरेलू हिंसा अधिनियम के आधार पर उठाई गई थी और पूरी इंडिया में एक कानून लाया गया था घरेलू हिंसा को लेकर के। तो महिलाओं के पास इतनी पावर है दोस्तों, 50% की स्ट्रेंथ रखती है पूरे देश में,
पॉपुलेशन में, और आज तो पुरुषों से ज़्यादा संख्या में है, तो कहीं ना कहीं अपनी आवाज़ उठा करके अपने हक को तो ले सकती है ना। तो ये हमने इसमें समझने का प्रयास किया। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो सीक्वेंस में नहीं मिल रहे तो घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वेबसाइट magnetbrains.com पर जाकर के आप आसानी से सारे वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स है इंडिया का नंबर 1 100% फ्री एजुकेशनल प्लेटफॉर्म, जहां पर आपको सारे की सारी वीडियो फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। दोस्तों जैसे ही आप हमारी वेबसाइट पर जाओगे आपको मिलेगा CBSE हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम का भी वहाँ पर ऑप्शन है, लेकिन आपको हिंदी मीडियम सर्च करना है। जैसे उस पर क्लिक किया आपके सामने 12वीं 11वीं 10वीं 8वीं 9वीं सब कुछ मिल जाएगा। इवन आपके मोबाइल में भी सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएगी आपको। जैसे ही आपने कक्षा 8 को सर्च किया, टच किया, कक्षा 8 को क्लिक करने के बाद आपको कक्षा 8वीं के सारे टीचर मिल जाएंगे, जिसमें विज्ञान, गणित, सामान्य अंग्रेजी और सामान्य विज्ञान के सारे टीचर आपके सामने हैं। यहाँ पर आपको करना कुछ नहीं है, बस वॉच नाउ दिख रहा है नीचे लाल कलर में वॉच नाउ दिख रहा है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे इस पर क्लिक करोगे आपके सामने जिस टीचर से आपको पढ़ना है उसके बारे में सारी विवरण आ जाएगा, सारी चीज़ें आ जाएगी कि भाई वो टीचर जो है आपको क्या पढ़ाने वाला है। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर देखिए ना, वॉच चैप्टर वाइज वीडियो, यहाँ पर आप देखोगे लिस्ट बनी हुई है एक एक करके सारे। जैसे ही आप क्लिक करोगे वॉच चैप्टर वाइज वीडियो में आपके सामने वीडियो आ जाएगा और कोई व्यक्ति आपको पढ़ाने लग जाएगा, जो भी आपका टीचर है। आप अपने वीडियो आराम से देखिए, जो भी टॉपिक देखना है देखिए, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो करके दूसरे टॉपिक देखिए, इससे आपको समस्या नहीं होगी और आसानी से सारे वीडियो सीक्वेंस में मिल जाएंगे। तो है ना दोस्तों, ये कमाल का एक विकल्प जिससे आप अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकते हैं। दोस्तों मैग्नेट ब्रेन्स आप लोगों के लिए लेकर के आया है 100% मुक्त शिक्षा, जो क्लास 6 से क्लास 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम में दी जाती है। दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर अपने अनुभव शेयर करें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।